चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत माना जाता है कि 1707 के बाद से औरंगजेब की मृत्यु से हमारा ये एक दौर शुरू होता है। मेरी क्लास के कुछ नियम होंगे, राइट? उस नियम को बहुत ध्यान से सुनो और समझ लेना। पहली बात, मैंने इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत की है। जो कहानियां बनानी है, जो सीक्वेंस रखना, वो रखा है। आपका सिर्फ एक काम होगा, बड़े ध्यान से सुनो इसे। आपका सिर्फ एक काम होगा, जैसा मेरा नोट्स है उसको वैसे ही लिख लेना और उसको क्लास के क्लास में ही मैं लिखाता जाऊं, उसको मेमोराइज करते जाओ, उसकी इमेजिनेशन करते जाओ, उसकी मेमोराइज। एक एक शब्द मैंने कोशिश की है कि मैं मिनिमम से मिनिमम वर्ड में उसको लेके जा सकूं। बस आपका काम है क्लास में ही उसको मेमोराइज। मैंने बहुत पिक्चर्स रखी हैं, बहुत सी चीजों को विजुअलाइज कराया है, लेकिन आपका जो बेसिक वर्क है वो है किसी भी हालत में क्लास को एज इट इज, जहां पर जो पॉइंट लिखा है, एक माइक्रो पॉइंट भी अगर लिखा है तो उसको एज इट इज खा जाओ। वो कॉपियों को बिल्कुल चाट के खत्म कर दो तुम। बस इतना ही कर देना और एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें मिरेकल दिखाऊंगा। बस आपका इतना ही काम है। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। जो मैं बताता जा रहा हूं, जिस तरह से मैंने मेहनत की है, जो सीक्वेंस मैंने रखा, जो रिसर्च मैंने किया है, बस जैसे जैसे चीजें होती जा रही हैं, एक एक बात को जो नोट्स में लिखा है बस उसको उतना ही खा जाओ। उसको एक भी शब्द, अगर प्रीपोजिशन भी है तो छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। बस इतना कर लो। ऑफ जहां लिखा है, आर जहां लिखा है, विल जहां लिखा है, सब कुछ खा जाओ। बस इतना काम कर लो। एक हफ्ते बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस आज से 300-400 गुना मैं बढ़ा दूंगा। बस एक हफ्ते का मुझे समय देना। पर तुम्हारी जिम्मेदारी, एक सिंगल वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, एक सिंगल वर्ड। इतनी जिम्मेदारी ले लोगे? बाकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, ठीक है? इस सब्जेक्ट की जो वैल्यू है मॉडर्न इंडिया की, जिसे हम लोग कहते हैं, मैं इसको कॉलोनियल इंडिया कहता हूं। मेरे लिए वो मॉडर्न नहीं आए थे, ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन चूंकि अभी बुक्स में चेंज हुए नहीं तो मजबूरी है, ठीक है? तो मेरे लिए वो अंग्रेजों का औपनिवेशवाद भारत था, गुलाम भारत था, ठीक है? मॉडर्न हम बहुत पहले से थे। तो ये मेरी व्यक्तिगत है, जो इसलिए मैंने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं और सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो मेंस के भी, वो तुम्हारे सबसे ज्यादा आते हैं मॉडर्न इंडिया से, ठीक है? आधुनिक। और दूसरा आता है आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री के ये दो पार्ट जिसके पास कवर है, वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है? जिस आप में से बहुत से लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हो, अब जो मैं कराने जा रहा हूं, स्टेट एग्जाम भी तुम्हारे सामने ऐसे बिछा पड़ा होगा। एक एक बस वर्ड, चाहे वो कहीं से भी सोर्स हो, इट डजंट मैटर। बस आपका काम बस वही है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, जहां एरो गया वो एरो, जहां पर पॉइंट गया वो पॉइंट, जहां पे वर्ड है वो वर्ड, वो बस तुम्हें उतने स्टेप्स याद कर लेने हैं। हो जाएगा? बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत जो होती है, जैसे कि हर कहानी की जो शुरुआत होती है, हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिनेरियो बिफोर 1857। मैंने टॉपिक्स वो चुने हैं जहां यूपीएससी अटैक करता है, इसीलिए कई बार मेरे चैप्टर्स के नाम अलग होंगे, मेरी कहानियां अलग चलेंगी। तो बहुत ध्यान से इसको बस आत्मसात करना। तुम समर्पित कर दो, बस मेरा एक ही रूल तुमसे चाहिए, अपने आप को समर्पित कर दो मुझे, कि हां गुरुजी जो बता रहे हो बस उसको वैसे ही खाना है, मुझे कुछ नहीं और सोचना है इसमें, ठीक है? तो भारत में यूरोपियों का आगमन, अब बस लिखते जाओ और मैं कहानी जैसे इंटरेस्ट में मैं सुनाता जा रहा हूं वैसे सुनते जाओ, ठीक है? और क्लास के क्लास में उसको मेमोराइज कर लो कि इसके बाद ये था। तो कहते भी है, सारी किताबों में भी है, कि भारत में यूरोपियों के आगमन से ही जो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत है या गुलामी का जो भारत है, उसकी शुरुआत होती है। मैंने इसको एक और नाम दिया, सिनेरियो बिफोर 1857, यानी 1857 से पहले की स्थिति, क्योंकि इसमें भारतीय स्थितियां भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। भारतीय राजाओं की स्थितियां, भारतीय राज्यों की स्थितियां, ये सब कुछ यहां बहुत महत्वपूर्ण था। और हम अपनी शुरू करते हैं कहानी, अपनी स्टोरी को आज शुरू करते हैं। स्टोरी शुरुआत होती है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कहानियों के साथ चलता है। मैं कहानी को भारत में लेके नहीं आ रहा हूं, मैं कहानी को लेके जा रहा हूं यूरोप में। कुछ ऐसा हो रहा था जिसका प्रभाव अब भारत पे पड़ने जा रहा है। तो बड़े ध्यान से इसको सुनना। ये 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का यूरोप है, ठीक है? जहां पर रोमन एम्पायर है, जहां पर तमाम तरह के प्राचीन राज्य यहां पर है। तो 14th सेंचुरी का यूरोप है, जो अपनी बहुत सी रस्साकसी में फंसा हुआ है। अभी अभी ये पुनर्जागरण हुआ है। इससे पहले यहाँ अंधकार युग था। क्या था? डार्क एज। ये तुम्हारा काम है, जितने भी लोग दाढ़ी पे हाथ फिरा रहे हैं ना, वो लिखते रहें।
इसके बाद मैं पटक के मारूंगा क्लास में, मैं यकीन कह रहा हूं। अगर मुझे मेरा जो एक हफ्ते बाद जो मैं कुछ तुम्हें टेस्ट दूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो यही क्लास में बहुत मैं पिटाई करूंगा। सुबह 5 बजे सोया हूं मैं रिसर्च करते करते, तो ये मेरी स्थिति है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे चाहिए उतनी ही देर में खड़े होकर उठक बैठक यहां लगवाऊंगा जब तक बेहोश होकर गिर ना जाओ। तो चलो जरा लगते हैं हम इसमें बहुत ध्यान से। 14th सेंचुरी का जो ये यूरोप था, ये अभी अभी रेनासा हुआ है इनका, लोग एक्सप्लोर करने लगे, लेकिन हालात बड़े जटिल हैं यहां पे। यहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, यहीं पर जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, यहां पर अभी आर्थिक प्रगति हुई नहीं है, ये लोग स्ट्रगल करते घूम रहे हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, जाड़े में इनके पास खाने के लिए नहीं है, जमीनों पर बर्फ पड़ी हुई है, ये टेम्परेट जोन है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है यहां पर, खाने के लाले हैं, फसल जो है वो जमीन ही जब पूरी बर्फ के नीचे ढपी है तो क्या करेंगे, ये आपस में छोटे छोटे हिस्सों में लड़ रहे हैं, इनकी छोटी छोटी बाउंड्रीज है और इनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन इस दौर में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईस्ट के साथ इनका ट्रेड था। मैप बनाते जाना, ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ज्यादातर कोशिश की है मैप के साथ तुम्हें समझाने की, चाहे फ्री हैंड बनाओ। इनका जो भारत ईस्ट के साथ इनका व्यापार था, जब ये पिछड़े हुए थे, ये आपस में लड़ रहे थे छोटी छोटी चीजों के लिए, कबीलों के फॉर्म में थे, दे वर रियली फॉर्म ऑफ द ट्राइब्स, वो ट्राइब के फॉर्म में थे, वो भयानक जलवायु से लड़ रहे थे, ठंड से लड़ रहे थे, इसमें से ज्यादातर समुद्री लुटेरे हो गए थे, ठीक है, तो इनके पास ज्यादा कुछ आय का साधन नहीं था, और इन लुटेरों से जो इनकम थी वो वहां के राज्य सरकार भी लेती थी, वहां की जो है गवर्नमेंट भी लेती थी। लेकिन इनका जो है ट्रेड रिलेशनशिप बना हुआ था किसके साथ, ईस्ट के साथ, स्पेशली भारत के साथ। लेकिन जो ट्रेड रूट था, इतिहास समझते जाना कैसे बदलता जा रहा है, तो भारत से जो है ये जो मसाले, जो रेशम, जो मोती, जो बहुमूल्य रत्न, ठीक है, ये सारे कॉटन, ये सब लैंड के थ्रू जाता था, और इसमें भी अलग अलग पावर्स का योगदान था। अगर मैं बात करूं, ये जो लाइन मैंने खींची है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जब भारत से ये निकलता था तो ये जो हिस्सा है इस पे बेसिकली अरब लोगों का डोमिनेंस था, यानी जो एशिया का हिस्सा था, एशिया माइनर तक, इस पर अरब लोगों का हिस्सेदारी थी। किसकी डोमिनेंस थी? हिंदी में, कोई ये ना कहे सर हिंदी में मत, हिंदी में लिखा रहा है, इंग्लिश में, जो लिख रहा है तुरंत मुझसे पूछो, इसमें क्या था? अरब लोगों का प्रभुत्व था, ठीक है, अरब लोगों का प्रभुत्व था। तो ये व्यापार की जो आपकी डायरेक्शन देख रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीर क्या दिखा रहा है? तीर दिखा रहा है कि व्यापार हमसे शुरू होता था, और यूरोपियन क्या थे? एक परचेजर थे। आज तो उल्टा हो गया ना, लेकिन उस समय ये परचेजर थे। लेकिन ये तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है, राइट, ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से यहां पे भी देखते रहो, राइट, यहां भी देखते रहो, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत हो रही है तो बुलाओ उसको। तो ये चीज देखते रहो कि यहां पर अरब लोगों का डोमिनेंस है। किसका डोमिनेंस है? अरब का। लेकिन भूमध्य सागर से यूरोप तक किसका डोमिनेंस है? स्पेन का। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, जो आजकल विवाद का विषय बना हुआ है, वहां से किसका डोमिनेंस है? इटली का डोमिनेंस है। इटली उस समय का यूरोप का बहुत ही ताकतवर देश था, ठीक है, जो इस व्यापार पे मोनोपोली रखता था। यानी वो क्या था? एशिया से सामान लेता था, भारत से सामान लेता था, और बहुत अधिक फायदे पे बेचता था। यूरोप में क्या होता? यूरोप में मांग थी, पागलपन था, पागलपन था। भारत का सामान, चीन का सामान, जो मसाला आइलैंड थे, उन सबके सामानों की वहां पागलपन थी। तो ये जो पूरा रूट था वो दो पार्ट में डिवाइड था। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? जो लैंड रूट, सारा व्यापार कैसे होता था? समुद्र से नहीं होता था, सब लैंड से होता था। इसी में ही सिल्क रूट ये चला जाता था, ठीक है। तो ये वेनिस होते हुए, आप जानते हैं प्राचीन सिल्क रूट किस तरह से काम करता था। तो ये हिस्सा अरब के पास हो गया, ठीक है, और ये हिस्सा स्पेन के पास हो गया। चलिए, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्रॉफिटेबल, भयानक जो है वो लाभ का बिजनेस यहां पर था। लैंड रूट, इतनी दूरी, कई इसमें पार्टीज थी, सब अपना अपना हिस्सा लेती थी, उसके बाद भी ये लाभ का हिस्सा था। सोचो भारत कैसा सामान पैदा करता था कि इसमें कई पार्टीज थी, ये छोटे छोटे यूरोप के देश जो थे सब हिस्सेदारी लेते थे, उसके बाद भी वो लाभ पे बेच देते थे। इतना बेशकीमती सामान हम जो है वो करते थे, और इसके बदले हमारे पास ढेर सारा सोना चांदी और सारी चीजें हमारे पास आ जाती थी। चलिए, 1453 में एक बड़ी घटना हुई। अब मैं बात कर रहा हूं भारत, अब आप कहेंगे साहब भारत पे यूरोपियन का आगमन होना है, लेकिन हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। वो कहानी तुम्हें समझना जरूरी थी कि वहां क्या ऐसा हुआ कि उन्हें यहां आना पड़ा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। तो
तो हम बड़े समृद्ध थे, हम दुनिया को बेच रहे, लैंड रूट पे हम बादशाह थे। भारत का भी शासन अफगानिस्तान के ऊपर तक था, कोई ज्यादा नहीं था। सेंट्रल एशिया से हम डायरेक्टली जाकर हम जुड़ जाते थे, मध्य एशिया में हम सीधे घुस जाते थे। तो हमारा डोमिनेंस था, रूट्स हमारे पास थे, कंट्रोल हमारा था, मुगल शासन भी वहां था और सब कुछ तलवार के दम पे हमारा काम हो जाता था। लेकिन 1453 में एक बड़ी घटना हो गई। 1453 में जो कुस्तुनतुनिया था, ऑटोमान इंपायर, उसने एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और तुर्क राज्य की स्थापना कर दी। ओटोमान इंपायर जो कि उस समय के एक बहुत बड़े इंपायर के रूप में था। तो ओटोमान साम्राज्य जो है उसने क्या कर लिया, एशिया माइनर यानी कि जो एशिया माइनर है, एशिया का ज्यादातर हिस्सा उसको अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक क्या हुआ, इसने क्या किया, अब ओटोमान इंपायर जो इनकी अलग विचारधारा थी, इनकी अलग रीति रिवाज थे, ठीक है, इनका अलग जो है वो सारा पहले से जो है एक अलग सोच थी। तो ओटोमान इंपायर जो है उसने क्या किया, एशिया माइनर पे अपना कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और जो है उस्मानिया साम्राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, उस्मानिया साम्राज्य की नींव रख दी। इससे क्या हुआ कि जो पुराना ट्रेड रूट था, ओल्ड ट्रेड रूट, कम्स अंडर द टर्किश रूरल, जिसे आजकल तुर्की कहा जाता है, तुर्किश साम्राज्य पे ये क्या हुआ, उसके अंतर्गत आ गया। आपने देखा एक बड़ी फेमस एर्दोगान करके एक जो मूवी, एक वेब सीरीज है, इसी के उस पे बनी हुई है। तो ओल्ड ट्रेड रूट कम अंडर द तुर्किश रूलर, ठीक है, यानी कि जो पुराना व्यापार मार्ग था वो किसके अंतर्गत आ गया, तुर्की शासकों के अंतर्गत आ गया। इससे क्या हुआ, जो ओल्ड ट्रेड रूट था उसमें ब्लॉकेड आ गई, क्योंकि इनका पूरा जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था, वो पुराने तरीकों से अलग थे, वो अपना खुद का कुछ करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, रुकावट क्लियर कर दी, मतलब बना दी कि अब आप आगे नहीं जा सकते। तो यानी कि जो ईस्ट से होने वाला व्यापार पश्चिम की तरफ था वो रुक गया। इससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत किसी को कुछ बेचने नहीं जाता था, लोग उससे खरीदने आते थे। ये बड़ा अंतर वाली बात होती है, बेचने वाला दरवाजे पे जाता है, लेकिन जब आप उससे खरीदने जाते हो, क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशन पे था, तो बेसिकली वो अरबों को बेचता था। अरब यहां पे भी अपना व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसमें नुकसान हो गया यूरोपियंस को, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्टेट पर डिपेंडेंट थे। उनकी खुद की आय, उनकी जरूरतें, मसाला, कपड़ा, वो कुछ नहीं अपने पास रखते थे। तो ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा उनको नुकसान होना शुरू हो गया, और जो पुराने जो लोग थे, स्पेन की मोनोपोली टूटनी शुरू हो गई। अब उन्हें बार बार किसके पास जाना पड़ता था, झुककर ओटोमान एम्पायर के पास जाना पड़ता था, ओटोमान साम्राज्य के पास जाना पड़ता था। नतीजा क्या हुआ, यहां धीरे धीरे दो राज्यों, नए यूरोप में दो नए राज्यों का जन्म हुआ, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। ये बड़े दुस्साहसिक लोग थे, रिनासा होने लगा था, अंधकार युग से निकलने लगे थे। वो अंधकार युग में था कि भाई पूरे ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, पृथ्वी है, अर्थ है, हेलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। समुद्र में दूर तक गए तो क्या होगा, डूब जाओगे, नरक के देवता तुम्हें मार डालेंगे, ये सारा अंधकार युग था वहां पे। तो रिनासा मतलब पुनर्जागरण होने लगा। तो लंबे समय से सोए हुए लोग थे, छटपटा रहे थे कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो निकल पड़े। उनके पास कुछ था नहीं, मोस्टली वो लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे थे, वो पायरेट्स थे, ठीक है, और कोई भी एक स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं थी। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है अब वो तड़पने लगे, क्योंकि यूरोप को इसमें हो गया लॉस, यूरोप को होने लगा लॉस, क्योंकि ऑटोमान एम्पायर ने क्या किया, ब्लॉकेट क्रिएट कर दिया। अब दे वांट्स न्यू रूट टू रीच स्पाइस आइलैंड। स्पाइस आइलैंड का मतलब क्या होता है, मसाला द्वीप। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस किसी में आया हुआ है। मसाला आइलैंड किसे कहते हैं, स्पाइस आइलैंड। इंडिया, इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा द्वीप जो है वो क्या कहलाता है, मसाला आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मसाला द्वीप कहलाता है। इतिहास में बार बार इसका नाम आता है, क्या, स्पाइस आइलैंड। तो भारत, जो दक्षिण भारत का जो कोस्टल रीजन है, और जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला आइलैंड। एक एक वर्ड याद करते चलो, बस अब एक एक चीज याद करते जाओ। खिलाड़ी कौन से आए, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, स्पेन और पुर्तगाल। कौन सा इंपायर आया किस सन में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आया हुआ है, 1453 में किसका आया, ओटोमान एम्पायर। बस दिमाग में चलते रहना चाहिए, जहां जो लिख दिया बस उसको याद कर डालो, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लॉकेड हो गया, तो इन्हें नए मार्गों की आवश्यकता पड़ गई। तुम लोगों को दिक्कत हो रही पीछे, अरे तो आगे आ जाओ यार, कुर्सी उर्सी लेके, बहुत जगह है। हाँ जी, इन्हें नए मार्गों की आवश्यकता पड़ गई, इन्हें नए मार्गों की आवश्यकता पड़ गई। जरा बुला के लाओ उसे, बुला के लाओ उसे। मैंने उसको बोला तो मेरी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
तो अब ये चाहते थे कि कोई नया रास्ता मिले। अभी तक लैंड पे था, लैंड किसने रोक दिया? ओटोमन एम्पायर ने। लेकिन स्पेन और पुर्तगाल चूंकि नए थे, अब इन्हें किसी भी हालत में चीजें चाहिए थी। अब क्या हुआ, इन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेड तो चाहिए था, यानी कि इनको मुनाफे वाला व्यापार चाहिए था किसी हालत में, और वो भारत और एशिया ही उसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अवॉइड रिवैलरी विद ओटोमन, बहुत पावरफुल साम्राज्य था, तो इसने क्या किया, इन्होंने कहा डायरेक्टली हम ओटोमन एम्पायर से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, अवॉइड रिवैलरी विद ओटोमन एम्पायर, यानी ये ओटोमन साम्राज्य से सीधे टक्कर नहीं लेना चाहते थे। दूसरा, यूरोप में क्या हो गया, रेनासा हो गया। लिखते जाओ ये पॉइंट्स, रेनासा हो गया। एक भी मेरा पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, एक सिंगल पॉइंट नहीं। रोको मुझसे को दोबारा पढ़ाओ, लेकिन एक सिंगल पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। जो मैंने इसमें लिख दिया वो तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तो पुनर्जागरण यानी रेनासा हो गया। ठीक है, अब रेनासा जैसे हुआ, यानी कि वो उत्तेजित हो गए, नहीं हमें निकलना है, कुछ भी करना है। इस दौरान उन्होंने क्या किया, ढेर सारे पायरेट शिप बना लिए थे। खूब समुद्र में नहीं होता लूटपाट करना, तो इनके शिप्स में इन्होंने आर्म, जैसे आज नेवल शिप आया ना, उसका अमेरिका का हेराल्ड आया, तो वो क्या है, वो आर्म्स एंड एम्युनिशन से भरा हुआ है। तो ये लोग जो है, जैसे भारतीय अपने उसमें जो है तोप लेके नहीं चलते थे। भारतीय तो मोस्टली हीरा, सोना, चांदी, मसाला जो हमारे पास था वो हम लेके चलते थे। ये चूंकि इन्हें रात दिन लड़ना पड़ता था, इन्होंने क्या किया, पोर्टेबल तोपे बना ली। जो सिल्क रूट से इनको बारूद मिला था चाइना से, उस चाइना के बारूद को इन्होंने तोपों में भर लिया और जहाजों पे तोपे रख ली। इस तरह से इनके जहाज बड़े लीथल हो गए, इनकी सेनाएं चलने लगी। इनका हर नाविक जो था वही सैनिक भी था, जो चप्पू चला रहा था वही तलवार भी चलाता था। तो इनके यहां नियम था कि जो नाव चला रहा है उसको तलवार और एम्युनिशन भी चलाने आना चाहिए, नहीं वो योद्धा होते थे। सारे के सारे पायरेट्स थे जो इनके साथ भर्ती हो गए, निकल पड़ते थे, क्योंकि इतनी कम जगह थी, इतना कम रिसोर्स था कि एक दूसरे का जहाज लूटते रहते थे। तुम लोग पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में देखा होगा, जॉनी डेप वाली मूवी में, तो एक दूसरे का जहाज ही डुबोते रहते थे। ठीक है, तो ये सच्चाई है, वो गलत नहीं है, वो सच्चाई है। तो वो आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके चलते थे। इस तरह से क्या हुआ, चूंकि इनको जिंदा रहने के लिए इतनी रिवैलरी करनी पड़ती थी, और मजेदार बात है कि उस समुद्र में लूटपाट का हिस्सा इन्हें राजा को देना पड़ता था। राजा अलग बैठा रहता था, हाँ कितना लूटे वे, तो वो अलग जो है लेके अपना बही खाता लेके, तो उसको भी देना पड़ता। नहीं तो क्या करता था, राजा इनको सजा दिलवा देता था कि तुम अच्छे लुटेरे नहीं हो, हमारा हिस्सा नहीं, उसको फांसी दिलवा दो। तो उनको पानी में भी सरवाइव करने के लिए लड़ना है, और जमीन पर अगर आए और टैक्स नहीं भरा, राजा का पेट नहीं भरा, तो राजा मार देगा इनको या उनके परिवार को मार देगा। तो इनको हर समय लड़ते रहना पड़ता था, पायरेट्स थे ये। तो इस तरह से इनके जो जहाज थे, शिप थे, वो हो गया समय के साथ उन्नत हो गए। इनका हर नाविक योद्धा हो गया। इन्होंने नए नए रूट्स खोजने शुरू कर दिए। पुनर्जागरण हो गया था, जो बंधन था वो खत्म हो गया। तो ये बोले अब यार बहुत हो गया, हमने बहुत गरीबी देख ली, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, डू और डाई कंडीशन, राइट। और वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप में इस तरह से बहुत से एक्सप्लोरर यानी खोजी पैदा हो गए, जो ऊब चुके थे अपनी कंडीशन से। वो पुर्तगाल की भयानक ठंड, वो जो है वो शराब पे डिपेंडेंसी, वो केवल ऑलिव की खेती, वही केवल उनको बेचे भी तो कहां बेचें, बेचे भी तो कहां बेचे। ठीक है, वो हर चीज के साथ वाइन और ब्रेड खाते थे ये लोग, क्योंकि भाई अंगूर वहां बहुत पैदा होता है मेडिटेरियन के आसपास। वो क्या साइट्रिक फ्रूट्स के लिए जाना जाता था, तो अंगूर इतना पैदा होता है कि उसी से वाइन बनाते हैं। तो आज भी देखो उनका जो टोस्ट होता है, एक वर्ड होता है टोस्ट, तो ब्रेड और वाइन वो लेते हैं। आप कभी भी आप जाएंगे यहां पर, आप जो मेहमान बन के, तो आपको वाइन और ब्रेड दिया जाएगा, ये इनका कस्टम है। तो क्या हुआ, खोजी थे। इसी में से ही स्पेन का एक खोजी था 1494 में, कोलंबस। ठीक है, इसको ये सब पागलों की तरह भारत को खोज रहे थे, ईस्ट को खोज रहे थे। ये निकला था भारत को खोजने, ठीक है, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, उल्टा निकल लिया अटलांटिक पे। कब? 1494। एक एक डेट याद रखना, कहां का था, स्पेन। तो मैंने ये जिक्र क्यों किया अभी तुम्हें बताऊंगा, बड़ी अद्भुत सी चीज तुम्हें पता चलने जा रही है। ठीक है, दूसरा, चूंकि स्पेन अभी नया नया था, उसको अपनी जो है वो ताकत चाहिए थी। पुर्तगीज भी थे, पुर्तगीज भी बड़े दुस्साहसी थे, कोस्ट एरिया था सारा का सारा। तो 1498 में वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा जो काम था पुर्तगाली था। कौन सा था? पुर्तगाली था। एक एक लाइन ध्यान से, फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया, पहला यूरोपियन जिसने
भारत के साथ सीधे व्यापार शुरू किया? कौन था? वास्को डिगामा। क्योंकि भारत यूरोप से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, अरबों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया, पहला यूरोपियन, एक एक लाइन मेरी याद होनी चाहिए, पहला यूरोपियन जिसने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। ठीक है, ये अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे। तो 1498 में वास्को डिगामा पहुंचा। लंबी यात्रा, तुम जानते हो, तो कहानियां सभी जानते हो, जहाज के पीछे पीछे आया। कोई कहता भारत की खोज की, भारत थोड़ा क्या था जो खोज की तुमने, भारत तो फर्स्ट क्लास चौड़ाई में था, तुम्हें खोजना था। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा हमें कैसे पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। अभी बताऊंगा कैसे खोज की, पागल हो गया था। लैंड रूट अब तुम्हें समझ में आया, ब्लॉक हो गया, ओटोमान एम्पायर बैठा हुआ है, अब उसको अपना भी शेयर देना। और यूरोप में पागलपन था भारत के सामान के लिए, मसाला दीपों के सामान के लिए पागलपन था, तो वो किसी भी हालत में उससे निकलना चाहते थे। अब क्यों इनको याद रखा जाता है? क्योंकि इन्होंने यूरोप की दशा दिशा बदल दी। कोलंबस निकला तो उल्टा कहीं पहुंच गया, ठीक है। अब ये निकला और धीरे धीरे अरबी व्यापारियों के पीछे पीछे होते हुए क्या किया, ये निकल गया पुर्तगाल से, नंबर 1 यहां से, ठीक है। ध्यान से मैप को ध्यान से देखना। तो पहले ये जो रूट था ये लैंड रूट था, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है। ये मैंने क्रॉस मार दिया है। अब ये लैंड रूट ब्लॉकेड हो चुका है, ओटोमान एम्पायर डील नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, घूमना शुरू किया। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये बड़ा खतरनाक बिंदु था, ठीक है, बड़ा खतरनाक बिंदु था। कई बार ये क्या होता था, ये पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच जाते थे अफ्रीका के इस हिस्से पे, तो यहां कैनिबलिज्म था, यानी कि वो लोग क्या था, आदिवासी लोग थे, मनुष्यों को भी खा जाते थे बाहरी लोग, ऐसा ये कहते हैं अपनी कहानियों में। लेकिन ज्यादातर ये दलदलों में खो जाते थे, चूंकि ये वर्षा वन का क्षेत्र, कैसा ये, तो ये वर्षा वन के क्षेत्र के रूप में आ जाता है, और यहां बीमारियों की वजह से ये यूरोपियन मर जाते थे। फिर वो आगे बढ़ते थे, तो इसने क्या किया, ये पहुंच गया साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे। यहां देख रहे हो पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसका नाम रखा इन्होंने केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। क्योंकि यहीं से जो टर्न मारते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इन्हें भारत का रास्ता मिल जाता है, हिंद महासागर में ये प्रवेश कर जाते हैं। ये अटलांटिक है, कौन सा सागर है ये, अटलांटिक। तो जब ये पुर्तगीज यहां से चले, या आगे चलकर तुम देखोगे ढेर सारे यूरोपियन यहां से चलते हैं, तो पहले यहीं फंस के मर जाते थे। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़े और आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप बोला जाता है इसको, वहां पहुंच गए। यहां से जब टर्न लेते तो वो इंडियन ओशियन में प्रवेश कर जाते हैं। उनको पता है कि अब अपार धन का रास्ता मिल गया। तो जो वास्को डिगामा, उसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी, उसने यूरोप को, खासतौर पर पुर्तगाल को, अगले 100 सालों के लिए सुरक्षित कर लिया ये रूट खोज के। क्योंकि लैंड रूट वो खोज ही नहीं पा रहे थे, कैसे पहुंचे भारत। इस रूट की वजह से पूरे यूरोप में एक नया संचार पैदा हो गया। और यकीन मानिए, जो तब से लेकर आज तक, इस पूरी कहानी में आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी उनके पास है वो हमारा ही है। और इस रास्ते ने कैसे भारत की बर्बादी और कैसे यूरोप का इतिहास लिख दिया। इससे पहले तक तो ये चमड़ा खाते थे, ये जो है जाड़ों में इनके पास खाने के लिए नहीं होता था, ये जमा हुआ मांस खाते थे, मछलियां जमा के रखते थे, इनके पास खाने के लिए नहीं था। तो इस यात्रा में जब वो गया, आपने कहानी सुनी होगी कि यात्रा में जितना भी खर्चा उसका 60 गुना ज्यादा इसने कमा लिया था, 60 टाइम। जब ये पहुंचा तो वहां का राजा तक पागल हो गया कि भाई ये क्या है, और इतना ज्यादा लाभ उसको यहां से प्राप्त हुआ, बेहिसाब लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो खैर कहानी आगे बढ़ती है। फिर ये मेडागास्कर से होते हुए, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से होते हुए ये रूट आगे फॉलो करता है, ठीक है। आगे जब ये पहुंचता है तो यहां पे तुम्हें जिगजैग दिखाई पड़ रहा है, मैप पे दिखाई पड़ रहा है। नंबर 3 बड़ी खास बात है, इस रूट पर यहां पर अरबों का शासन, अरब जो थे वो अरब सागर में वो क्या करते थे, क्योंकि यहां से ट्रेड होता है इसलिए नाम अरब सागर रख दिया गया था इसका। तो अरबों का आधिपत्य था। जब पुर्तगाली इस रास्ते से होकर गुजरे तो उन्हें इस ट्रेड रूट पे किसका सामना करना पड़ा, उन्हें ना ब्रिटिश का ना डच का, उन्हें सबसे पहले अरब व्यापारियों के राइवल का सामना करना पड़े। बहुत ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो, अरब्स। ट्रेड राइवल ऑफ पुर्तगीज वर अरब्स। कई बार तुम लोगों को लगता है ना डच से उनकी लड़ाई हुई, नहीं। सबसे पहले जो उनको राइवल हुआ व्यापार में, जो उनको सबसे पहले मुश्किलें सामना करना पड़ा, वो किसके साथ करना पड़ा, अरब के साथ करना पड़ा। क्योंकि इस क्षेत्र में अरबों का आधिपत्य था भारत पहुंचने से पहले, ठीक है, लिखो। पुर्तगालियों का व्यापारिक संघर्ष या व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता
अरबों के साथ हुई, इंपॉर्टेंट याद कर लेना, अरबों के साथ हुई। किसके साथ? अरबों के साथ हुई। अब मैंने ऊपर मैप क्यों दिखाया था? अच्छा, जब ये यहां पहुंचे तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पहुंचे, इसको हम लोग अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अफ्रीका को इन्होंने यहां से भी देखा, अफ्रीका को इन्होंने 3 पॉइंट्स पे देखा। देखो मैंने यहां निशान लगाया, 1, 2 एंड 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे इन्होंने अफ्रीका को देखा। अफ्रीका से इन्हें क्या मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और कैसे यूरोप की तकदीर बदल गई ये जानिए। तो मैंने क्यों कोलंबस का जिक्र किया, क्यों मैंने अफ्रीका, अफ्रीका यानी गुलाम, स्लेव्स, ठीक है, स्लेव्स उनको वहां मिले। तो क्या हुआ कि इन सब ने कितना बेतहाशा काम किया, इसको समझो। अब ये ट्राइंगल देखो बड़े ध्यान से, ऊपर का मैप क्लियर है? बड़ी अद्भुत बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर यूरोप की तकदीर बदली कैसे। तो इस रूट में वो निकले यूरोप से, उन्हें इस लैंड रूट का अपोज करना था, कुछ अलग ढूंढना था। ये पहुंचे अफ्रीका। अफ्रीका को उन्होंने 3 अलग अलग क्लाइमेट, 3 अलग अलग बिंदुओं पे देखा, ठीक है। इसके बाद वे पहुंचे भारत में। अभी हम भारत के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तक इनकी तकदीर कैसे बदली जरा ये देखो। आगे चलकर ये प्रॉफिट बेहिसाब इन्होंने एक मॉडल तय किया, बेहिसाब प्रॉफिट का, लिमिटलेस प्रॉफिट। कैसे? ये यूरोप से माल लेके निकलते थे, जो भी इनके पास बेचने लायक हुआ करता था, ये वहां से गुड्स अपना लेके निकलते थे और ये पहुंचते थे अफ्रीका। अफ्रीका में शुरुआती दौर में जब गए तो सोने की खदानें अफ्रीका में बहुत पाई जाती हैं, गोल्ड माइंस, कॉन्ग्लोमरेट्स पाए जाते हैं। और दूसरा हाथी दांत, क्योंकि वो प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ, तो हाथी दांत, ठीक है, तो ये 2 चीजें उनके लिए, आइवरी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आइवरी और गोल्ड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे जिसके लिए गए। लेकिन जब वो अंदर घुसे तो उन्हें दिखाई पड़ा अफ्रीकन्स जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सबसे दूर, वो अपने कबीलों में अपने जीवन में जी रहे हैं, लेकिन वो लंबे तगड़े हैं बहुत ज्यादा। जेनेटिकली वो क्या है, वो हमारे ओरिजिन है, हमारे जो आनुवंशिक रूप से हमारी उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है, या वो बहुत ही एक तरह से क्या, अफ्रीकी के शरीर जो है बहुत मजबूत होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो उन्हें वहां पर स्लेव दिखाई पड़े। आज ये दुनिया भर को मानवता की बात करते हैं ना, अब इनका लाभ देखो। ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितने भी हैं जो आज बैठ के मानवता अधिकार और ये, जरा इनके बारे में जरा ध्यान से रहो। इनका एक ट्राइंगल, इसको प्रॉफिट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ये यूरोप से अपना माल लेकर पहुंचते थे अफ्रीका। ध्यान से इसको लिखते और समझते जाना। अफ्रीका से जो नीग्रो गुलाम, नीग्रो यानी कि जो नीग्रोइड एक एंथ्रोपोजेनिक वर्ड होता है, जो है श्याम वर्णी या जो है ब्लैक जिसे हम लोग बोलते हैं, नीग्रो, नीग्रोइड होते हैं वो। तो नीग्रो वो क्या करते थे, अपना माल वो अफ्रीका में देते थे और उसके बदले गुलाम खरीद लेते थे। इन्होंने मनुष्यों को खरीदने बेचने का एक सिस्टमैटिक वे शुरू किया, ठीक है। तो क्या होता था, यूरोप से जो भी अपना माल लेके निकले, उन्होंने क्या किया, जाकर वहां उसके बदले उन्होंने गुलाम खरीदे। अब तुम कहोगे सामान देके इंसान खरीद लिया, लेकिन वो क्या करते थे, बहुत चालाक थे। इन्होंने, चूंकि अब वो कोलंबस पहुंच गया था अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक उसने खोज कर ली थी, बेहिसाब लैंड जिस पे मानव कभी गया ही नहीं, बेहिसाब संपदा, बेहिसाब दौलत ये पड़ी हुई है वहां पे। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए क्या, इंसान, लेबर चाहिए भाई, जमीन खोदने के लिए, खेती करने के लिए, तेल निकालने के लिए, गन्ना बोने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, इंसान चाहिए। मशीन तो तब तक आई नहीं थी, तो इंसान कैसा होना चाहिए, जो डेली अपने काम के बदले अच्छा वेतन मांगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो लेबर जितना सस्ता होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ये चूंकि पगलाए हुए थे प्रॉफिट के लिए, मतलब पागलों की हद तक ये पहुंच गए थे। और इंसान, राज्य, सरकार, सांसद, इनको बस केवल एक ही चीज रात दिन दिखता था, इनके दिमाग में डॉलर डॉलर उनका पैसा घूमता था, इतने पागल हो चुके थे। तो वहां से उन्होंने उठाया स्लेव्स, गुलाम, गले में बांधी जंजीरें, खरीदने बेचने की चीज बनाई, यहां से जहाजों पे भरा और लेकर चले गए अपने बागानों में, प्लांटेशन, जहां जहां दुनिया में इन्होंने प्लांटेशन किया, जहां इन्होंने घाना में कॉफी बोई और ऑस्ट्रेलिया से लेकर जो है स्पेन तक इन्होंने जो है गन्ने की खेती की। आगे चलकर जो खेती हुई है, जितना भी काम होना था, ये क्या करते थे, वहां से गुलामों को खरीदते थे और बागानों में लेके चले जाते थे। बागानों से जो भी निकलता था, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो चुकंदर हो, चाय हो, कॉफी हो, ये बहुत ही हाई वैल्यू चीज होती थी। और वहां जब ये पहुंचते थे, अपनी जो क्षेत्र थे, अमेरिका पहुंच गए। आपको याद होगा ना, अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी हुई थी, जो आंदोलन हुआ था।
तो उससे पहले ये यूरोपियन पूरा शोषण में लगे होते। रेड इंडियंस को इन्होंने बड़े मतलब पूरे कहते हैं कि अमेरिका की पूरी धरती रेड इंडियंस के खून से लदी हुई है। वो इतने पागल थे, उनको देखते उनका नाम रेड इंडियन कर दिया, बोले इंडिया यही है। और उनको बहुत बेरहमी से मारा, उनकी सब चीजें छीन ली उन्होंने। तो ये क्या करते थे, यहां पहुंचकर गुलाम बेचते थे और गुलामों के बदले वो प्लांटेशन प्रोडक्ट ले लेते थे, उनके जहाज। ठीक है, तो गुलामों को जहाज से उतारा, मान लो अमेरिका में उतार दिया या कहीं और, जैसे वेस्ट इंडीज। वो इंडिया के पीछे इतने पागल थे कि भारत के क्षेत्रों को ईस्ट इंडीज बोलते थे और पश्चिम वाले द्वीपों को ईस्ट वेस्ट इंडीज बोलते थे। जो वेस्ट इंडीज, उस सब में उनको इंडिया इंडिया दिखाई पड़ता था। अमेरिका पहुंच के उसका नाम रेड इंडियन रख दिया। इनके आंखों में केवल इंडिया इंडिया। सोचो मेरी हम लोग की वैल्यू कहां तक थी, इनको खाली इंडिया दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। तो वेस्ट इंडीज लेके गए और वहां पे बसाना शुरू कर दिया उनको, जो मध्य अमेरिकन द्वीप हैं, कि वहां पे खेती बेहिसाब कराना है, गन्ना बोआना है और तमाम तरह की चीजें करनी है। तो वहां से उठाते थे अपनी जहाजों पे प्लांटेशन प्रोडक्ट्स और ले जाकर बेचते थे कहां पर, यूरोप में। बेहिसाब मुनाफा, मिनिमम लागत में मैक्सिमम प्रॉफिट मॉडल ये है। यहां से माल उठाया, बेचा अपने मन से, और उसके बदले गुलाम खरीद रहे हैं। गुलामों को ले जाकर बागानों में बसाया और गुलामों के बदले प्लांटेशन प्रोडक्ट उठाया, ले जाकर बाजार में बेच दिया। इससे क्या हुआ, यूरोप में बेहिसाब पूंजी आने लगी। अटलांटिक पार करके बहुत पूंजी आने लगी। यही पूंजी थी जिसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी थी। यही वो पूंजी थी जो गुलामों का व्यापार, शोषण का व्यापार। तो ये क्या हुआ, कैपिटल यूरोप में बढ़ने लगा। और जब कैपिटल बढ़ा तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नींव पड़ गई। और जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पड़ा तो अब तो पूरी दुनिया की गुलामी की नींव पड़ गई। ये आज भी खून पी रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन का मसला इन्हीं का है। ये आज भी खून पी रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इनके पास इतनी पूंजी आ गई कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर दिया। मशीनें बड़ी बड़ी बनाई। मशीनें कहां से बड़ी बड़ी बनेंगी, अभी कुछ साल पहले तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था। अचानक से क्या हुआ, इसको बोलते हैं तिगुना प्रॉफिट, ये जो ट्राइंगल मॉडल है, राइट। तो औद्योगिक क्रांति, और जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई अब बेहिसाब सामान पैदा होने लगा। कहानी बताई थी तुम्हें, अब सामान पैदा हो, तुम्हें बाजार खोजना है। कहां बेचोगे अपना कपड़ा, कहां बेचोगे सामान, तो बाजार जाके पहले हाथ मिलाओगे। अभी आएंगे, ये निकलेंगे, अभी निकलेगा ना, अलबुर्क निकलेगा वहां से, अभी सब लोग निकलेंगे, डच निकलेंगे, फ्रांसीसी निकलेंगे, ब्रिटिश निकलेंगे, निकलेंगे ना। कोई थॉमस रो के जो वो पहुंचेगा, कोई जहांगीर के दरबार में, कोई कहां दरबार में। क्यों निकलेंगे, उन्हें बाजार चाहिए। फिर जब वो बाजार लेने आएंगे तब उनको लगेगा यार हम कब्जा भी कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, कॉलोनीज बनाएंगे। अफ्रीका को कॉलोनी बनाएंगे, भारत को कॉलोनी बनाएंगे, जहां जहां मौका मिलेगा कॉलोनी बनाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देंगे। ये लालच का ऐसा दौर चलेगा कि पूरा विश्व आज तक परेशान रहेगा। इन कमबख्तों के जब हथियार नहीं बिकते तो लड़ाई करवा देते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि लड़ाई लड़ोगे क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, फ्री में अमेरिका हथियार दे रहा है इजराइल को, बाद में धीरे से बिल थमाएगा। सर वो उस टाइम ये आपकी सर्विस बिल है सर, लड़ाई आपकी हमने मदद की थी। सारा हथियार बिक रहा है, सबसे पावरफुल लॉबी इनकी है हथियारों की। जितना युद्ध होगा उतना इनको फायदा होगा, इनकी इकोनॉमी चलती है। तो ये अपने लिए किसी को मार सकते हैं, पूरी दुनिया को खा जाए। फिर क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन का एक ऐसा दौर शुरू होगा कि भारत पूरी तरीके से निचोड़ जाएगा, अफ्रीका पूरी तरीके से निचोड़ जाएगा। तो ये है वो कहानी जिसकी वजह से हमारी हो गई ऐसी तैसी। अब सवाल यह है कि जब आपने पढ़ा कि यूरोपियन पावर सबसे पहले दक्षिण भारत पहुंचते हैं, क्यों दक्षिण भारत पहुंचते हैं? समुद्र का जहाज पहले वहीं रुकता है, क्यों सूरत जाके नहीं रुक सकते थे? हुगली में जाके क्यों नहीं रह सकते थे? अच्छा, इधर मसाला ढूंढ रहे थे, सही आंसर कुछ और है। देखो, हाँ यहां बता दिया है। देखो, उस समय भी जो मुगलों का शासन था, चाहे जहांगीर या उससे पहले का शाहजहां, तो जो मुगल साम्राज्य था वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत डोमिनेंट था। मुगल साउथ में नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। और मुगलों का जो डोमिनेंस था वो काफी ज्यादा नॉर्थ इंडिया में था। तो अंग्रेज जहाज में कितने लोग आएंगे,
कि वो जाकर मुगलिया सल्तनत से टक्कर नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने कभी भी नॉर्दर्न इंडिया में जाने की गलती नहीं की, जब तक कि विलियम हॉकिंस ने जाकर कुछ मांगा नहीं था कि हमें एक सूरत में फैक्ट्री डालने का मौका दो या उसमें। लेकिन हुआ क्या कि जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण में, जो कि सबसे ताकतवर साम्राज्य था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा। ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर था वो बिखरने लगा, और धीरे धीरे जो कोस्टल एरिया थे वो उसके पकड़ से दूर होते चले गए। चोल, चेर, पांड्य आपस में क्या हुआ, इन्होंने रिवैलरी शुरू कर दी। और जब युद्ध होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो आज इजराइल युद्ध हो रहा है, तो हमास दुनिया भर से मदद मांग रहा है, इकोनॉमी की कमी है, इजराइल भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेगा, क्योंकि भाई दिक्कत हो रही है। तो युद्ध क्या करता है, पैसा ड्रेन कर देता है, पैसा सोख लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जो राजा होते हैं, उनको अगर कोई आकर कहे भैया देखो हम तुम्हें इतना प्रॉफिट दे देंगे, इतना बिजनेस दे देंगे, तो वो क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है आ जाओ आ जाओ। तो उसको ये नहीं सुझाई पड़ता, उसको लगता है ये ट्रेडर्स ही तो है, व्यापारी ही तो है। जैसे चाइना है, कोई भी देश, श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है, अच्छा सुनो हम ऐसा करें तुम्हारे यहाँ पोर्ट बनाएंगे, अच्छा ठीक है पोर्ट बना लो। देखो आज भी वही चल रहा है। बांग्लादेश में पहुंचा, चिटगांव में, बोला हम पोर्ट बना लेंगे, तुम्हारे पास पोर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, हम यहां से हमारा जहाज जाएगा, हम तुम्हें इसके बदले पैसा देंगे, 99 साल तक तुम्हें हम कर्ज भी दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, तुम्हारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी, तुम अगले साल फिर जीत कर आ जाओगे। तो क्या होता है, चाहे श्रीलंका हो गया, चाहे वो चटगांव हो गया, चाहे वो कहीं पर भी होगा, तिब्बत भी कह रहा है कि अच्छा रेल नहीं बिछा सकते, बोले हाँ चाइना कह रहा हम बिछा देंगे। तो सेम चीज आज भी चल रही है। तो ये भी वहां पहुंचे, बोले हम तुम्हें करके दे रहे हैं, हम तुम्हें व्यापार करके देंगे, तुम्हें हम ज्यादा जो है टैक्स देंगे, तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे। तो सबसे पहले वो कहां पहुंचे, दक्षिण भारत। अब जरा ध्यान से सुनो, सबसे पहले कौन पहुंचा, पुर्तगीज। तो पुर्तगाली पहुंच गए, इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर कहां कहां डाले, कोचीन, गोवा, दमन द्वीप, ठीक है, जिसे उस समय कोच्चि कहा जाता था। ठीक है, ध्यान से अब एक एक पॉइंट लिखते जाना। फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी, जिसे पुडुचेरी आज के समय में कहा जाता है, पहले यूरोपियन जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था, उसका अधिग्रहण किया था, वो कौन थे, पुर्तगाली थे। ये पुर्तगालियों की कहानी चल रही है, ये पुर्तगालियों की कहानी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये उत्तर भारत क्यों नहीं गए, दक्षिण क्यों गए। उसका सबसे बड़ा कारण था मुगलिया सल्तनत से वो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, ठीक है, उन्हें कोस्टल एरिया पे जाना था। दूसरा क्या था, इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर यानी व्यापारिक केंद्र कहां कहां खोले, कोचीन, गोवा, दमन और दीप। साथ ही साथ पहले यूरोपियन कौन थे, जो पौंडीचेरी, वो कौन थे, पुर्तगीज, याद रहेगा। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने पुडुचेरी को या पौंडीचेरी को अधिग्रहण किया। अब कुछ और मजेदार बात है, एक लाइन और यहां लिख लो, ये जो चीज है आगे बहुत काम आने वाली है। पुर्तगालियों के पास बहुत ही स्ट्रांग शिप थे, जैसा अभी कहानी बताई कि उनको वहां लड़ना पड़ता था, तो वो तोपे भी लगा के चलते थे, बारूद भी चलते थे, उनके नाविक एक हाथ से चप्पू चलाते, दूसरे हाथ से तलवार चलाते थे। तो कुल मिलाकर उनकी मजबूरी थी वहां पे सर्वाइवल करना था। तो जो पुर्तगीज थे या जो यूरोपियन, अगर आगे चलकर तुम देखोगे पूरे यूरोपियन, दे हैड वेरी स्ट्रांग शिप्स, उनके पास बहुत मजबूत जहाज थे। इसीलिए अगर हम यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे चलकर हिस्ट्री तय करेगा, ये लाइन याद रखना। तो लैंड पे जो है यानी जमीन पर भारत मजबूत था, ठीक है, ये अप का मतलब मजबूत है, साइन है ये अप। तो लैंड पे यानी धरती पर भारत मजबूत था, भारत की सेनाएं मजबूत थी, बट इन वाटर्स, पानी में, समुद्र में, पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के लोग मजबूत थे। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, आगे चलकर तुम देखोगे इतिहास की दिशा बदलने में औरंगजेब से एक बहुत बड़ी गलती होगी, और वो इसी फैक्टर की वजह से होगी। हर चीज का एक कारण है, अगर वो कारण समझ गए तो कहानी के साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। चलिए अब कुछ और चीजें लिखिए। तो 1510, कब, 1510, 1510 में गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर कर लिया। कब, 1510 में। तो पहुंचा गोवा, किससे कैप्चर किया, बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर सल्तनत से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, किससे किया, फ्रॉम, याद रखिएगा, गोवा को सबसे किसने कैप्चर किया 1510 में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है। किससे किया, बीजापुर के सुल्तान से, याद रहेगा। और ये बहुत क्रूएल थे, ऐसा नहीं कि ये, क्योंकि समुद्री लुटेरे ही तो थे, इन्हें सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी थी। तो ये पुर्तगाली जो है वो बहुत क्रूएल थे और बहुत लालची थे। लालच का तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, ये कितने भयानक लालची थे।
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये व्यापार करने के साथ साथ ना ये पायरेसी भी करते थे, चोरी, ये पायरेसी भी करते थे, चोरी करते थे। और अब ये चूंकि नॉर्दर्न इंडिया में खुल के तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां मुगल साम्राज्य था, तो ये क्या करते थे, ये बे ऑफ बंगाल में घुस जाते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है तुम्हारे लिए। तो ये बहुत ही क्रूएल थे, बहुत ही जो मतलब मारना, हत्याएं करना, ठीक है, चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, यही लेकर आए थे। ये आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, दहेज ये लेकर आए, भ्रष्टाचार ये लेकर आए और हमारी किताबों में डाल दिया। तो ये बहुत ही क्रूएल, बहुत ही जो है वो क्रूर थे और बहुत ग्रीडी, बहुत लालची थे। तो ये क्या करते थे, ये पायरेसी करते थे। इससे पहले जो इन्होंने किया वो व्यापार था, लेकिन पायरेसी क्या होता है, व्यापार का केंद्र तुमने गोवा में बनाया, लेकिन तुम क्या होता, चोरी छुपे अपना माल, जैसे पायरेटेड सीडी होती है या पायरेट चीज होती है, वो बेचते रहते थे। वो उसके लिए वो कहां बेचते थे, वो घुसते थे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और हुगली को उन्होंने अपना बेस बना रखा था। जो हुगली रीजन था, जो जिसका मुहाना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में खुलता है, उसको उन्होंने अपना आधार बना रखा था। याद हो गया, अपना आधार बना रखा था। तो ये क्या करते थे, पायरेसी करते थे। ये लोग एक तरह से दस्यु थे, गलत काम करते थे। तो ये सामान बिना मुगल सल्तनत को टैक्स दिए, बिना मुगल सल्तनत के जानकारी के, ये चुप्पे चुप्पे माल बेचते थे। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। और बेस इनका, इन्होंने कहा वो सामान कहां रखते थे, हुगली के मुहाने पर। हुगली को इन्होंने आधार बना रखा था, हुगली नदी को। तो उसका मुहाना जहां खुलता है, वहीं चोरी छुपे ही अपना माल इकट्ठा करके रखते थे और धीरे धीरे अंदर ही अंदर बेचते रहते, ताकि मार्केट का पता चल सके क्या है। तो ये बड़े ग्रीडी थे। अब इसमें एक कैरेक्टर और लेकर आता हूं। यहां तक तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, राइट। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन? देखो जल्दी से क्विक रिवीजन मारो, फिर एक पर्सन को मैं लेकर आ रहा हूं। ये आगे चलकर इतिहास का कोर्स दूसरी तरह से बदलेगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। पायरेट्स क्या करते हैं, कभी भी खुल के सामान नहीं बेचते ना, पायरेसी। वो चुपके से ऊपर कवर डाल के नीचे सीडी बेच देते हैं ना, पुरानी वाली। तो वो क्या होता है, पायरेसी का माल होता है। जैसे तुम कभी जाओगे कहीं किसी बाजार में, तो बड़ा ब्रांडेड, जैसे घड़ियों में होता है, घड़ियों में देखेंगे रोलेक्स लिखा होता है, बिकती 100 रुपए की है, देखा ना। जूता नाइकी का होगा, हाँ, जो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, यही पायरेसी होती है। मतलब उससे क्या होता है, उस कंपनी को नुकसान होता है। तो ये क्या होता था, चोरी छुपे सामान बिना राज्य को टैक्स दिए, बिना उसको जो है कोई भुगतान किए, वो चुपचाप बेचते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया था, बे ऑफ बंगाल से होते हुए हुगली को इन्होंने बेस बनाया, तो वहां धीरे धीरे सामान बेचते रहते थे। ये इलीगल है। आए थे भारत में व्यापारी बन के, तो उन्हें फरमान के थ्रू करना चाहिए ना, लेकिन ये इलीगल काम करते थे। एक तरफ तो ये दिखाते थे कि हम बिल्कुल प्रॉपर काम करो, पीछे से क्या करते थे, अपना पूरा बेस। ये बताना जरूरी है। हाँ, इसका पूछ रहे हो, ट्राइंगल यूरोप से निकले अपना माल लेके, ठीक है, यूरोप से चाहे सिल्क से आ रहा हो, कहीं से भी हो, जो भी माल है, ये पहुंचे अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में ये सोना चांदी, सोना हीरा गुलाम, हाथी दांत, ये ले लिया, ठीक है। इसके बदले अपना सामान बेच दिया इनको। इनके सामान की गुणवत्ता बहुत थोड़े न थी, ये भारतीय बाजार में बेच ही नहीं सकते थे। भारतीयों को क्या आगे बेचे, भगैस ऐसे हम भगा देते, बोले ये तो हमारे यहाँ छोटा बच्चा भी है, 5वीं क्लास का बना लेगा। क्लास नहीं बोलते थे उस समय, 5 साल का बच्चा बना लेगा। तो ये यहां बेच नहीं सकते थे। इसके बदले वो खरीदते क्या थे, गुलाम। ये ट्रेड को वहां एंड नहीं करते थे, इनका ट्रेड 360 डिग्री चलता था। तो इनको गुलाम क्यों चाहिए थे, क्योंकि इनका सामान बहुत अच्छी गुणवत्ता का नहीं था, तो ये टॉप मार्केट में उसको बेच नहीं सकते थे। तो उसके बदले उन्होंने एक ऐसी चीज उठा ली, वहां के लोगों को मारा पीटा, जंजीरों में जकड़ा, ठीक है, और इनके बदले इंसान खरीद लिए। तो वहां पे उन्होंने डाला। फिर इसको लेके अटलांटिक के पार चले गए, पूरा जो दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सेगमेंट है, और वहां जाकर इन्होंने उनको इनफाइनाइट टाइम लेबर्स में कन्वर्ट कर दिया, रात दिन काम कराना, ठीक है। और उसके बदले क्या हुआ, प्लांटेशन से जो इनकम आई वो बड़ी जबरदस्त थी। जैसे गन्ने की खेती, तंबाकू, ठीक है, जैसे चाय कॉफी,
इनकी कीमत, ये जो स्टेपल क्रॉप्स जिसे बोलते हैं या जो कैश क्रॉप्स होते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल थी उस समय, बहुत प्रॉफिटेबल। और इसके बदले इन्हें कुछ पैसा नहीं लगाना था, गुलाम से काम चला रहे थे। कुछ सामानों के बदले इंसान खरीद लिए और ये ले जाकर फिर बेचते थे, और इससे क्या, उनकी इकोनॉमी चमक गई, क्योंकि मिनिमम लागत में मैक्सिमम प्रॉफिट था इनका। और फिर यही पूंजी जो थी वही उन्होंने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति बाद तो इन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने की सोची। तो बहुत ही खतरनाक चक्र था ये। हाँ हाँ, तुमने पढ़ा नहीं, गुलामों का व्यापार नहीं पढ़ा तुमने, स्लेव ट्रेड। यूरोपीय पहुंचते थे, सामान अपना दे, उसके बदले वो जहाज में गुलाम भर लेते थे। वहीं पर उनके फार्म थे, जैसे जानवर बेचे जाते ना कि इतनी भेड़ें ले लो, इतनी बकरियां, वैसे वहां फार्म थे यूरोपियंस के जो इंसान बेचते थे। तुमने स्लेव ट्रेड के बारे में नहीं पढ़ा? तो वही था। तो वो जहाजों में, उनको तो शादी करने की अनुमति नहीं थी, बच्चा किसी और जहाज में चला गया, पिता को किसी और जहाज में किसी और कंट्री में भेज दिया, पत्नी को कहीं और भेज दिया, उनके गले में जंजीरें बांध के रखी जाती थी, हाथ पैर और गले में, वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे, उनको बाड़े में रखा जाता था। तुम्हें पता होना चाहिए, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है ना ये गुलामों से बसा हुआ है, तो इन्हें बाड़े में रखा है। आगे चलकर भारत में गिरमिटिया मजदूर नाम सुनोगे, ये जो फिजी, ठीक है, ये सब जगहों पे ये भारत के लोग हैं। तो इन्हें क्या होता था, बांध के रखा जाता था। तो ये रात में जैसे जब इनको सोना होता था, तो जैसे बाड़े होते थे इसमें, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते थे, इन्हें बाड़े में रखा जाता था। एक छोटे छोटे बाड़े में 15-15, 20-20 लोग, वहीं पर इन्हें शौच करना होता था, वहीं टॉयलेट था, वहीं खाना खाने को मिलता था। आगे चलकर ये दिन में ज्यादा खाना ना खा ले, इसलिए इनके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती थी, लोहे की पट्टियां। तो इन लोगों ने मिट्टी खाना शुरू कर दिया, भूख से इतना बिलबिलाते थे, इतना बिलबिलाते थे कि मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया। मालिक जो इनके यूरोपियन थे, उन्होंने मुंह पे लोहे की पट्टियां बांधी थी, ये सब उनका कट जाता था, खून से लथपथ हो जाता था। इनको हंटर से मारा जाता था अगर ये थोड़ा भी विश्राम कर लेते थे। तो जानवर से भी बुरा बर्ताव इनके साथ किया जाता था। तो ये उनके व्यापार का ये हिस्सा है। तो पूरी दुनिया के खून से लदा हुआ है इनका पैसा। चले आगे, अब आ जाओ, आज हम इस सेगमेंट में पहुंचते हैं। गोवा में एक और बड़ी जो है बदलाव हुआ। 1542, 1542, स्पेन के एक संत थे फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, बड़े ध्यान से लिखना इसको। आप कहोगे सर ये लड़ाई झगड़े के बीच में यहां कहां आ गए, अब जरा ध्यान से इसको लिखो। तो ये बेसिकली पुर्तगाली राजा से अनुमति प्राप्त करके जब गोवा जीत लिया पुर्तगालियों ने, तो ये गोवा पहुंच गए। फ्रांसिस, वो मूवीज में तुम इनके चर्च देखते हो व्हाइट कलर वाला, ठीक है, पिक्चरों में बड़ा दिखाते हैं, आप समझो इसको। तो ये बेसिकली स्पेन के मूल निवासी थे जो वहां पहुंचे। ये बेसिकली मेंबर ऑफ जीसूट ऑर्डर, लिखो इसको, ये सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जीसूट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो एक संस्था है जो ईसाइयत को फैलाने का, उसके जो है वो टीचिंग्स को पूरी दुनिया में प्रॉस्परस करने का जिम्मा लेती है। तो उसके मेंबर थे, ये फाउंडर मेंबर थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुम्हारे लिए। तो सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये। आगे चलकर इनको संत का दर्जा दिया गया, तो फ्रांसिस जेवियर से सेंट फ्रांसिस जेवियर हो गए थे, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1552 में हुई थी, डेथ इनकी 1552 में हुई थी, लेकिन इंडिया में नहीं हुई थी। मजेदार बात है, ये चाइना में मकाऊ द्वीप में इनकी डेथ हो गई थी, बीमारी से, फीवर आ गया था। और इनकी तो इनकी जो अंत्येष्टि हुई थी, जो रिचुअल्स हुए थे, वो हुए थे स्पेन और पुर्तगाल में, लेकिन इनकी बॉडी जो रखी गई है वो गोवा में रखी गई है। अभी भी वो ताबूत के अंदर उनको रखा गया है, उनको संत का दर्जा दिया गया कि ये चमत्कार कर सकते थे। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इसको यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यूरोपियों ने जंग दो तरीके से जीती, एक तलवार के दम पे और दूसरा धर्म का प्रसार करके। अभी तुम देखोगे कि जब ये यूरोपियन हमारे देश के आदिवासी इलाकों में जब प्रवेश करेंगे तो इन्हें भयानक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा जब ट्राइबल एरिया में जाएंगे। और जब वो ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वो बड़े स्वतंत्र लोग हैं, उन्हें अपनी मिट्टी, अपनी जमीन से मतलब है। तो जब वो अंदर जाएंगे, चाहे संथालों के पास जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इनको समझ में आएगा कि इनसे लड़ाई करके नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। ये तो जहां भी घेर के मार देंगे, इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, अंग्रेजों की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो फिर वो अपनी रणनीति बदल देंगे। और
इन साहब ने जो ईसाई मशीनरियों का प्रसार यहां शुरू किया, उसी के बेस पे ये बहुत बड़े लेवल पे मास कन्वर्जन होगा, क्योंकि आदिवासियों की कमजोरी अंग्रेजों को या यूरोपियन को समझ में आ जाएगी। यूरोपियन वर्ड में यूज करूंगा कि वो गरीब हैं, भारत की जातीय व्यवस्था की वजह से वो परेशान हैं, उनकी गणना कहीं हो नहीं रही है, तो कई तरह के कानून बनाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा बहुत इनपुट दे दे के वो कन्वर्जन का खेल शुरू होगा, जिसका प्रभाव तुम देखोगे आगे चलकर जब आज़ादी की लड़ाई होगी तो तुम ये पाओगे कि नॉर्थ ईस्ट उसमें से गायब रहेगा। तुम पाओगे कि इनके विचारों का प्रसार बहुत आसानी से होगा, और आज भी भारत में वैसा ही हो रहा है। ठीक है, आज भी भारत में वैसा ही हो रहा है, बड़े लेवल पे कन्वर्जन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अल्फांसो तो चला गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी छूट जाएंगी जो भारत में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। ठीक है, अब नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा मोनोपोली इन ट्रेड। पुर्तगीज अगले 100 सालों तक बेपनाह राजा बन गए। ठीक है, और बेहिसाब एक्सेस प्रॉफिट इनके हिस्से में आना शुरू हो गया। एक्सेस प्रॉफिट डन। तो आज की कहानी में इतना ही। किसी ने पूछा केप ऑफ गुड होप क्या है? आशा अंतरीप। केप ऑफ गुड होप का मतलब था कि भाई अब इसके बाद मरने की नौबत नहीं आएगी। तो आशा मतलब जग गई कि अब हम इंडिया पहुंच जाएंगे। तो वो जो टर्निंग पॉइंट था वहीं से लगता था अब हम इंडिया पहुंच जाएंगे, अरब सागर में प्रवेश कर जाएंगे, हिंद महासागर में, अब हमारे बचने के चांसेस हो गए। नहीं तो वो यात्रा इतनी लंबी थी, इतनी थकाऊ थी कि ज्यादा से ज्यादा जो वास्को डिगामा के जो लोग थे वो मर गए थे रास्ते में। अंत में उसको अपने जूते का चमड़ा खाना पड़ा था, उसके खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, ये उसकी हालत हो गई थी। ठीक है, और अपने ही लोगों को उसको मारना पड़ा था क्योंकि जहाज हल्का करना था। तो ऐसी ऐसी स्थिति आ गई थी, ज्यादा से ज्यादा वो बहुत कम लोग बचे थे उसके जहाज में, और लंबे समय तक उसे जहाजों लाशों के साथ रहना पड़ा या समुद्र में फेंकना पड़ा था। तो यहां से जाने के बाद उनको समझ में आ जाता था कि अब वो समृद्ध देशों की तरफ बढ़ चुके हैं, इसीलिए उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। और कुछ? कौन सा? दिस वन? वो कोई एक जगह नहीं थी, वो पूरा एक जंगली एरिया हुआ करता था। ठीक है, बाद में नाम दिया उन्होंने, वो नाम उनका दिया हुआ था अंग्रेजों का, पहले ये नाम नहीं हुआ करता था। से होते हुए वर्षा वनों के साथ ये एरिया लगता था। कहीं मैंने इसका नाम पढ़ा था पर, आइवरी कोस्ट तो इन्होंने बाद में ये नाम दिया, अंग्रेजों ने नाम दिया, ये अफ्रीकन का नाम नहीं था। ये इसको इन्होंने बदनाम किया कैनिबलिज्म के लिए कि वहां के लोग इंसान खाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो यहां पहुंचे थे। इसका नाम अंग्रेजों ने ही कुछ दिया था, जैसे इसका नाम केप ऑफ गुड होप दिया था, उसका नाम इन्होंने केप ऑफ डेथ दिया था। यस, केप ऑफ डेथ दिया था। केप ऑफ स्टॉर्म भी था, केप ऑफ डेथ भी था, इसको कई नाम, इसीलिए इसका कोई फिक्स नाम नहीं है। तो इसको यहां पे पहुंचने के बाद उनको यह था कि मृत्यु हो जाती है। क्या होता था, इसको वो भारत समझ लेते थे कि अब यहीं से मुड़ना है, तो अंदर घुस जाते थे घूमने फिरने, चले जाते थे, वापस ही लौट के नहीं आते थे। तो वो केप ऑफ डेथ की तरह था ये। ठीक है, देखो उसके पहले सबसे बड़ा जो है, जो चोल साम्राज्य था, जो इंडिया की सबसे पावरफुल नेवी थी, वो चोलास के समय थी। उसके बाद वो साम्राज्य के पतन होने के बाद एक समय होता है, किसी भी सभ्यता को एक बार ऊपरना और नीचे जाना होता है। तुम्हें क्या लग रहा है यूरोपियन हमेशा ताकतवर बने रहेंगे? नहीं, फिर भारत की घड़ी आएगी। तो एक समय था जब हमने हजारों साल तक राज किया, तो अब धीरे धीरे जब वो विखंडित हो जाएगा। अभी इसके बाद की क्लास में एक लाइन बोलूंगा, वो लाइन आज के लिए बड़ी रिलेवेंस है कि अंग्रेजों ने भारत में कब्जा कैसे किया। ठीक है, तो वो अभी अंग्रेजों तक आने दो उस कहानी में हमें, तो वो तुम्हें पता चलेगा कि वो हमारी कमजोरी थी। हमारे लिए उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है। क्यों मैं अपनी क्लास में बार बार कहता हूं कि कुछ भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। इतिहास हमें यही सिखाता है
जो इतिहास है वो हमें यही सिखाता है कि राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है। जब आप राष्ट्र के साथ समझौता कर लेते हो तो फिर विनाश ही होता है। तो भारत की जो गुलामी थी वो वही थी, ठीक है। तो उन्होंने और अंग्रेजों से केस पहले किसी ने कुछ किया, खैर अभी इतना चलने दो, बहुत इसमें जो है वो डेप्थ में नहीं जाना है। अभी हमें ये करना है कि मेरा जितना इंफॉर्मेशन है वो कैरी हो रहा है, वहां तक किसी को कोई दिक्कत, बस एक एक इंफॉर्मेशन। इसके बाद तो चीजें होती रहेंगी, वो सेकेंडरी हैं। लेकिन कहानी में हम जहां जा रहे हैं उस कहानी में एक एक वर्ड तुम्हें याद होना चाहिए, एक एक वर्ड तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक हफ्ते बाद मैं टेस्ट लूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या तुमने सीखा है। तो एक एक वर्ड तुम्हें याद, कहां से शुरू हुआ, क्या लिखा, क्या इन्वर्टेड कॉमा में है, जो चीज लिख दी वो एज इट इज खा जाओ, बस तुम इतना काम कर लो, इतना कर सकते हो, बाकी तुम हम पे छोड़ दो सब, क्या होना है, कैसे होना है, क्या जाना है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया तो मेरे ऊपर छोड़ो, तुम अपना काम करो। चलिए।